क्या है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमें पढ़ना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जैसे इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने पास में है, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास में है। उसके बाद में जैसे कि आप बात करोगे ईएमआई के अंदर बात करेंगे, जो मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ पर रोल होगा हमारे पास में। तो फिजिक्स के अंदर बच्चों बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी स्टडी के लिए, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, उनको समझने के लिए हमें एरिया को वेक्टर कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब एरिया जो होता है उसकी डायरेक्शन की बहुत सारी इंपॉर्टेंस होगी। क्लियर है ना। तो सबसे पहले हम एरिया पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो एरिया, पहली बात तो एरिया कैसी क्वांटिटी है, आप क्या मानोगे, आप कहोगे सर एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। कि अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों तो इसकी एक डायरेक्शन भी होती होगी। तो बच्चों एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन होती है, अगर डायरेक्शन की बात की जाए, अब मैग्नीट्यूड तो आप निकालते हो, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ है, स्क्वायर का साइड स्क्वायर है, सर्कल का पाई आर स्क्वायर है, टू सोन। डायरेक्शन की बात आती है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी बच्चों जिसकी डायरेक्शन जो होती है वो होगी बिल्कुल नॉर्मल टू प्लेन ऑफ सरफेस एरिया। यानी कि आप सरफेस एरिया के बिल्कुल परपेंडिकुलर, बिल्कुल नॉर्मल इसकी डायरेक्शन होती है। एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। एग्जांपल के तौर पे हमारा बोर्ड ही ले लेते हैं, ये एक रेक्टेंगल की शेप में बच्चों, आप इसका मैग्नीट्यूड तो जानते हो, लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा। एंड दिस इज ए एरिया वेक्टर क्वांटिटी, सो इट्स डायरेक्शन नॉर्मल टू दिस सरफेस एरिया। ये जो प्लेन है आपका, इस प्लेन के बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर लिया जाएगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर। अब एक बात समझ में आई, इस सरफेस के, इस प्लेन के बिल्कुल नॉर्मल तो बच्चों हम आउटवर्ड भी ले सकते हैं सर एरिया वेक्टर, और इसके बिल्कुल नॉर्मल तो इनवर्ड भी तो हो सकता है ना, आउटवर्ड भी हो सकता है और इसके इनवर्ड भी हो सकता है बच्चों। तो एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मैं बोल रहा हूँ डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ सरफेस एरिया, तो वो बाहर भी ले सकते हो आप, अंदर भी ले सकते हो। अच्छी बात सर। अब सर इस चीज में कंफ्यूजिंग, अब आप बात करोगे कि जो जितने भी सरफेस एरिया होंगे हमारे पास में, वो सरफेस एरिया किसके होंगे। यानी कि जो सरफेस एरिया की अगर बात की जाए बच्चों, तो वो आपके पास में ओपन सरफेस एरिया भी मिल सकते हैं और वो आपको बच्चों क्लोज भी मिल सकते हैं। जैसे अपने पास में ओपन की बात कर लेते हैं, क्लोज की बात कर लेते हैं। क्लोज जैसे कि एक स्फीयर हो गया अपने पास में, ठीक है, जैसे कि अपने पास में एक सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, एटसेट्रा, क्यूब हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, क्यूब हो गया। क्योंकि ये जो भी आपने बॉडी ली है, अपने स्फीयर है, सिलेंडर है, क्यूब है, ये क्लोज बॉडी है। ये कैसी बॉडी है बच्चों, क्लोज बॉडी है। तो इनका जो सरफेस एरिया होगा उनको बोलेंगे क्लोज सरफेस एरिया। स्फीयर है, सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज क्लोज सरफेस एरिया। क्यूब का सरफेस एरिया 6 इंटू साइड का स्क्वायर, क्लोज सरफेस एरिया। सिलेंडर का जो हम टोटल सरफेस एरिया देखें तो वो हो जाएगा हमारे पास में 2 पाई आर एच इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। एंड्स जो होते हैं उनका भी एरिया ऐड हो जाएगा। अगर हम ओपन की बात कर लेते हैं तो ओपन में आता है हमारे पास में जैसे कि स्क्वायर हो गया, ठीक है, जैसे कि अपने पास में सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया हमारे पास में। इस तरीके से बहुत सारे ओपन सरफेस एरिया होते हैं। तो आपको मैंने बोला है कि अगर कभी भी ओपन सरफेस एरिया दिख जाए, जैसे कि एक रेक्टेंगल, जैसे बोर्ड अपना रेक्टेंगल है, तो एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ सरफेस एरिया। अब इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो आप एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, मतलब बाहर भी ले सकते हो, आउटवर्ड डायरेक्शन में ले सकते हो और इनवर्ड डायरेक्शन में भी ले सकते हैं हम, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कंसीडर कर सकते हो। बट अगर क्लोज बॉडी है, यानी कि क्लोज सरफेस एरिया है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ये बात ध्यान में रखेंगे। नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ सरफेस एरिया एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ये आप लिख लो आप यहां पर, इन आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन। अब आउटवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या, मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में। फिर से मैंने आपको बताया कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस होती है
एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। क्लियर है? चाहे वो क्लोज हो या फिर ओपन हो, आप आउटवर्ड ही ले लेना हमेशा, आपको जैसा लगे। क्लोज है तो हमेशा बाहर लेंगे, अंदर की तरफ कभी भी एरिया वेक्टर डायरेक्शन नहीं ली जाएगी। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं अभी। क्लियर है बच्चों? ठीक है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपको देखनी आनी चाहिए। ठीक है, ओके, बताएंगे आपको बिल्कुल। सुनो, सबसे पहले बच्चों बात करते हैं, एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर करते चले जाओ पहले ही। जैसे कि मैंने काम कर लिया, काम क्या किया, देखो बच्चों, मेरे पास में मान लो एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ L है, ब्रेथ B है। अब बच्चों अगर मैं ये मान लेता हूं इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, अब इसका मैग्नीट्यूड तो आप जानते हो, ये एरिया तो जानते हो आप, जो एरिया होता है उसका मैग्नीट्यूड तो जानते हो आप, कितना होता है, L इंटू बी, L इंटू बी होता है। अब डायरेक्शन की बात आई, डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ दिस प्लेन, मतलब इसके बिल्कुल नॉर्मल, तो एरिया वेक्टर ऐसे ले सकते हो आप। अभी ओपन सरफेस है तो आप ऐसे आउटवर्ड भी ले सकते हो और इनवर्ड भी ले सकते हो, एज यू विश, आपकी मर्जी है, वो कैसे भी ले सकते हो आप, आउटवर्ड भी ले सकते हो, इनवर्ड भी ले सकते हो। बात क्लियर है? ठीक है, अब आपको छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, जैसे कि इतना क्लियर है ना बच्चों एरिया वेक्टर के बारे में, बिल्कुल घबराना नहीं हमें। और मैं तो कहता हूं आपको कि आज का जो टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया जाएगा, पूरा गॉस लॉ पढ़ाई जाएगी, उनके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम करवाए जाएंगे, उसके बाद इनकी एप्लीकेशंस करवाई जाएंगी पूरे लेक्चर में। तो घबराना नहीं बिल्कुल, आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉपिक आपका। सबसे पहले जैसे मैंने आपको ये बताया हुआ है कि मान लो ये आपका कोई एक ए वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है। मैं आपसे कहता हूं बच्चों कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपने पढ़ा हुआ है, सर पढ़ा हुआ है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इनटू एक यूनिट वेक्टर, और ये एक यूनिट वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन जो होती है वो ए क्रॉस बी के अलोंग होती है, ए क्रॉस बी के अलोंग। सर हमें तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन का ही नहीं पता, तो हम देखेंगे कौन से रूल से बताया था, मैंने आपको राइट हैंड रूल से बताया था। इस रूल के अकॉर्डिंग अपना जो राइट हैंड है बच्चों, उसको बिल्कुल पहले तो एक काम करो, बिल्कुल फ्लैट कर लो, बिल्कुल सीधा कर लो, और जो आपकी फिंगर्स हैं वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देखनी है तो ए वेक्टर की तरफ पॉइंटेड कर लो, उनको ए वेक्टर की तरफ पॉइंटेड करो। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से करो ताकि आप अपनी फिंगर्स को बी वेक्टर की तरफ रोटेट करवा सको। तो आप ऐसे तो करवा नहीं सकते रोटेट ना, ऐसे करवा सकते हो, ऐसे ही घुमा सकते हो ना आप, ऐसे, तो उसको बी वेक्टर की तरफ घुमाना है। तो कई बच्चे कहा सर ए वेक्टर की तरफ कर लिया, अब बी वेक्टर की तरफ हमने जब घुमाना चाहा, थीटा क्या था हमारे पास में, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। अब ए वेक्टर को अगर आप बी वेक्टर की तरफ रोटेट करवाना चाहो ऐसे ऐसे तो नहीं होगा ना, तो इसलिए ऐसे पॉइंटेड करो ताकि बी की तरफ इजीली आप इसको रोटेट करवा सको। तो थंब जो होगा वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताएगा, तो जो थंब होगा वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताएगा। बोलो क्लियर है बात, समझ आ रही है ना? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन यानी कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अंदर है, मतलब एन कैप यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन इनवर्ड्स होगी। क्लियर है बात? जैसे मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं आपको, ये हमारे पास में मान लो एक एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, तो यहां पर एक रेक्टेंगल ले लेता हूं मैं, ओ ए बी सी, ये एक रेक्टेंगल ले लिया, इसकी लेंथ L है, ब्रेथ B है। मैं कहता हूं इसका एरिया लिखिए आप वेक्टर फॉर्म में, इसका एरिया लिखिए आप वेक्टर फॉर्म में। तो एरिया लिख देंगे वेक्टर फॉर्म में, सर इसमें क्या खास बात है, इसका एरिया लिखो, किस फॉर्म में लिखना आपको, वेक्टर फॉर्म में। चलो लिखते हैं। अब आपको एक रेक्टेंगल का, कोई भी एक रेक्टेंगल दे रखिए, देखिए एक बात बताता हूं आपको, ये ओ ए एक लेंथ L है, अगर मैं आपसे कहूंगा कि आप ओ ए वेक्टर बताइए कितना है, तो ओ ए वेक्टर बता सकते हो आप, क्या बोलो, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड L है इनटू यूनिट वेक्टर, और एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर यूज किया जाता है आई कैप, क्या यूज किया जाएगा, आई कैप। अब इसी तरीके से मैं कहता हूं कि मेरे पास में ये लेंथ कितनी है, ये b है, अगर मैं कहता हूं आप OC वेक्टर लिखिए, तो OC वेक्टर बिल्कुल आसानी से लिखा जा सकता है, मैग्नीट्यूड b हो गया इनटू यूनिट वेक्टर हो जाएगा j कैप, क्योंकि y एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या यूज करते हैं आप, j कैप। तब इसका जो एरिया जो आप लिखते थे बच्चों, जो इसका एरिया होता है वो एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास में, वो हो जाएगा ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ सी वेक्टर, ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ सी वेक्टर। दिस इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। आप वेक्टर चैप्टर में अगर मैथ में पढ़ा होता आपने इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते थे, सिर्फ मोड कर देते थे,
ठीक है ना, हम वेक्टर फॉर्म में निकाल रहे हैं। तो यहां पर ओ ए वेक्टर कितना है बच्चों, ओ ए वेक्टर है एल आई कैप, ठीक है, और ये कितना है हमारे पास में बी जे कैप, प्लस नहीं है सॉरी क्रॉस। तो एरिया जो आपका वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, तो एरिया कितना आया बच्चों, एल इंटू बी का प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट एल बी हो गया। अब बात बचती है अंदर की तरफ आई कैप क्रॉस जे कैप। अब मैंने अभी भी बताया था, अगर दो वेक्टर हैं, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देखनी है तो ए वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स को पॉइंटेड कर लें, अपनी फिंगर्स को पॉइंटेड कर लें। चलो करते हैं। आई कैप किधर है, आई कैप देखिए, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो ये क्या है जेड एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस। ऐसे जेड एक्सिस होगी, और जैसे एक्स एक्सिस के लोग यूनिट वेक्टर आप आई कैप यूज करते हो, और वाई एक्सिस के लोग यूनिट वेक्टर जे कैप यूज करते हो, तो जेड एक्सिस के लोग क्या यूज करेंगे बच्चों, हम के कैप। क्या यूज करेंगे, के कैप। अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छी बात। चलो देखिए, आप ध्यान से देखिए, आप आई क्रॉस जे, आई इधर हो गया ना यूनिट वेक्टर, और जे कैप इधर हो गया वाई एक्सिस के लोग, तो आई क्रॉस जे, आई की तरफ उंगलियां पॉइंटेड की मैंने, अब उसको जे कैप की तरफ रोटेट करवाया, तो आपकी आई क्रॉस जे की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, जेड एक्सिस। किधर बोलो, जेड एक्सिस। मतलब ये हुआ कि आप आई क्रॉस जे को क्या लिख सकते हो, आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री, क्योंकि आई एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है और जे कैप एक वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात? और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। इनटू क्या लिखते हैं, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं, इसकी डायरेक्शन में, और ये इसकी डायरेक्शन आई जेड एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर के कैप ले लेंगे बच्चों। ये एक यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, साइन एंटी 1 होता है। तो आई कैप क्रॉस जे कैप कितना आया हमारे पास में, वो के कैप के इक्वल आया। तो ये के कैप क्या इक्वल आया, तो आपका जो बच्चों एरिया है, जो एरिया है मतलब ये कितना आ गया, एरिया आया एल बी के कैप, एल बी के कैप। दिस इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर है? एल बी क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एरिया, मतलब ये एरिया निकाल दिया। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी एरिया की, के कैप। किसके अलोंग, के कैप, मतलब के कैप मतलब जेड एक्सिस के अलोंग, मतलब इस एरिया की डायरेक्शन इधर होगी। और मैंने पहले ही बता दिया था कि इसके प्लेन, ये जो सरफेस है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, तो वो डायरेक्शन इधर होगी। इस सरफेस के नॉर्मल आई ना, बिल्कुल परपेंडिकुलर आई। तो बच्चों आपको ये याद रखना, पूरी फिजिक्स के अंदर जहां पर आप प्रेशर पढ़ोगे वहां पर इसकी चर्चा थोड़ी सी होगी। तो एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन आप लोगे। खैर ये ओपन था, आप इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ भी ले सकते हो। तो अंदर की तरफ कैसे आती है मैं आपको बताता हूं। यहां पर मैंने ओ ए क्रॉस ओ सी किया है, तो आप ओ सी क्रॉस ओ ए कर लेते तो भी एरिया आता। अगर ओ सी क्रॉस ओ ए लेते तो बी जे कैप क्रॉस एल आई आता, यानी कि एल बी इंटू यहां पर जे क्रॉस आई आता। तो जे क्रॉस आई की डायरेक्शन आप देखते तो नेगेटिव जेड की तरफ आती, यानी कि यहां पर माइनस के कैप आता, मतलब एरिया वेक्टर डायरेक्शन नॉर्मल टू दिस सरफेस इनवर्ड भी आप ले सकते थे। बट अगर ये क्लोज सरफेस हुआ तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन हमेशा लोगे। खैर मैं और भी आपको बता सकता हूं, जैसे क्लियर है ना इतना, अभी तो एरिया पर बात कर रहे हैं सर, कब फ्लक्स आएगा, कब गॉस लॉ आएगा, कोई ना धीरे धीरे, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है। मैं थोड़ी छोटी छोटी बातें आपसे पूछता हूं, ध्यान से देखिए। मैं आपसे ये कहता हूं, सुनो ध्यान से, मैंने एक क्यूब बना लिया, ये एक क्यूब है, देखिए आप, ओके क्यूब, ओके क्यूब, ओके क्यूब, देखिए ये मेरे पास में क्यूब है, ठीक है। और ये आपकी अगर एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी अगर जेड एक्सिस है बच्चों। अगर हम इसकी जो साइड है वो ए कंसीडर कर लेते हैं, इसकी जो साइड है वो कितनी कंसीडर कर लेते हैं, ए, कितनी बोलो, ए, हाँ बोलो, 24 तारीख तक खुल जाए सारा। चलो ठीक है। अच्छा साइड कितनी है, ए, ओके, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बात। चलो मैं कहता हूं आपसे बच्चों, इसका ये वाला एरिया बताइए आप कितना होगा, ऊपर वाला एरिया वेक्टर फॉर्म में, क्यूब का जो सरफेस एरिया ना ऊपर का वो। अब इसका एरिया, इसका मैग्नीट्यूड तो आप जानते हो,
इसका मैग्नीट्यूड। अच्छा एक बात और बताओ, ये जो सरफेस है ऊपर वाला, इसका एरिया वेक्टर डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। अब इनवर्ड नहीं ले सकते, इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर इनवर्ड नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक क्लोज बॉडी है इस सरफेस के नॉर्मल, बट इन आउटवर्ड डायरेक्शन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कंसीडर की जाएगी। तो इसकी यहां पर जो इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो किधर, इधर होगी। अच्छा, इस एरिया को आप कितना लिखोगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, साइड स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर, और वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर यूज करोगे बच्चों, वो होगा जे कैप। कितना होगा, जे कैप। तो हमने एरिया को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। सर मैं कहता हूं आपसे कि आप ये वाला एरिया बताओ, फटाफट बोलो, ये वाला ऐसे है कि नहीं, बोलो ये एरिया ना, इसकी वजह से एरिया वेक्टर डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन इधर होगी ना, एरिया वेक्टर डायरेक्शन इधर होगी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगी। चलो बोलो, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर होगा, बट इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या यूज की जाती है, आई कैप। क्या यूज की जाती है, आई कैप। अरे बोलो क्लियर है ना, समझ में आया ना, बोलो क्लियर है बच्चों। एरिया वेक्टर डायरेक्शन कुछ ऐसे कंसीडर करेंगे। अगर हम एरिया को वेक्टर मान के ना, वेक्टर नहीं मान के पढ़ रहे हैं, मतलब एज ए स्केलर पढ़ रहे हैं, तो आप फिजिक्स के अंदर बहुत सारी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, स्टडी नहीं कर पाओगे। क्लियर है ना। तो हम वेक्टर कंसीडर, जैसे प्रेशर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जहां पर आपको एरिया को वेक्टर कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर है। तो आपको यह बात समझ में आ चुकी होगी कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आई बात। अब बात करते हैं बच्चों हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उसके बाद में हम मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे। इसको फाई से रिप्रेजेंट आप कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है बच्चों, इस चीज को समझते हैं। हमने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी किसी भी शेप का, मान लो कोई रीजन है, कोई एरिया है, देखिए ये एरिया हम ले लेते हैं, कोई भी एरिया है, ये एरिया अपने पास में किसी भी शेप का है। अब यहां से क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी एरिया है, इस एरिया में से क्या निकल रही है, इस तरीके से फील्ड लाइंस निकल रही हैं बच्चों। ये ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके ये फील्ड लाइंस निकल रही हैं। मतलब आप ऐसा सोचो जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं इस तरीके से, इन दिस डायरेक्शन बहुत सारी फील्ड लाइंस जा रही हैं। अब यहाँ पर कोई भी एरिया कंसीडर कर लेते हैं। अब उस एरिया में से क्या पास हो रही है, फील्ड लाइंस। क्या पास हो रही हैं, फील्ड लाइंस। क्लियर है ना। तो आप ऐसे सोचो जैसे कि मेरे पास में एक, मेरे कमरे के अंदर एक विंडो है, और उस विंडो के अंदर से एयर आ रही है। क्या आ रही है, एयर। अब कितना अमाउंट एयर का आ रहा है, इस चीज को काउंट कीजिए। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी एरिया है, कोई भी एरिया कंसीडर कर लेते हैं, उस एरिया में कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं बच्चों, इस चीज को काउंट करेंगे। कौन सी क्वांटिटी से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी है जो मेजर करेगी, क्या करेगी बताओ, मेजर। अब किस चीज को मेजर करेगी, मेजर हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a given area in electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इस चीज को काउंट करना, इस चीज को मेजर करना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने कोई भी एरिया, अब इस एरिया में फील्ड लाइंस निकल रही हैं, क्या कर रही हैं, निकल रही हैं। आप ऐसा भी समझ सकते हो, जैसे मेरे पास में मान लो ये एक रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल में से, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और इस तरीके से फील्ड लाइंस जा रही थी, इस तरीके से। तो बहुत सारी फील्ड लाइंस इस एरिया को चीर के जा रही हैं। देखिए इस तरीके से बहुत सारी फील्ड लाइंस बच्चों इस तरीके से जा रही हैं, इस रीजन में से, इस एरिया में से क्रॉस हो रही हैं, पास हो रही हैं। देखिए इस तरीके, ये फील्ड लाइंस आई इस तरीके से गई, ये आई इस तरीके से गई,
ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, इस तरीके से। अब इस एरिया में से कितने फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इस चीज को काउंट कीजिए आप। इस चीज को काउंट करेंगे, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप कैलकुलेट कैसे करोगे, मैथमेटिकली कैसे इसको डिस्क्राइब करोगे बच्चों, देखिए। जैसे कि मैंने ये लिया हुआ यहाँ पर, ये एक एरिया है और मैं आपको बता चुका हूँ एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी। अगर या कोई भी एक सरफेस एरिया है और इसका एरिया वेक्टर है बच्चों, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मान लेता हूँ, दिस इज द एरिया वेक्टर, दिस इज द एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर है मेरे पास, कोई एरिया वेक्टर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में बच्चों एक एंगल है, ये एक एंगल बन रहा है, लेट दिस एंगल इज थीटा। ये एंगल कितना मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे काउंट किया गया। अब जैसे एक बात बताओ, मैं आपसे कहता हूँ मेरे कमरे में एक विंडो है, उसमें से एयर आ रही है। अब एयर का फ्लक्स निकालिए आप, तो एयर का फ्लक्स कितना ज़्यादा होगा कम होगा, किस बात पे डिपेंड करता है, पहला एयर की स्पीड पर डिपेंड करेगा। एयर की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी एयर उतनी ज़्यादा एंटर करेगी, फ्लक्स एयर का उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरी बात, विंडो का एरिया जितना ज़्यादा होगा एयर का फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा। इसी तरीके से अपने पास में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बच्चों, वो भी हमारे पास में दो फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज द एरिया एंड सेकंड इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन किया गया, ठीक है ना। तो मैथमेटिकली जो यहाँ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा यहाँ का इज इक्वल टू होगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। E is the electric field intensity here and A is the area vector। ये डॉट प्रोडक्ट है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और एरिया वेक्टर का, ये डॉट प्रोडक्ट है, मीन स्केलर प्रोडक्ट है। तो एक बात तो समझ गए होगे आप कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बच्चों, याद रखना हमेशा कैसी क्वांटिटी है बच्चों, ये एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप क्या लिख सकते हो, ये लिख जाएगा ई डॉट ए को क्या लिखा जा सकता है, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। यहाँ पर जो थीटा है बच्चों, ये थीटा किसके बीच का एंगल है, दिस इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल है। अगर आप एंगल को चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, अगर आप एंगल को चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज होगा। मान लो हमारे पास में ये एक रूम है और यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब किसी भी एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, अब उसका फ्लक्स क्या है किसी भी एरिया के थ्रू, तो फ्लक्स को आप कैसे डिफाइन करोगे, वो थीटा पर डिपेंड करता है, वैल्यू क्या होगी। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझे ध्यान से, नोट कर लें बच्चों इसको। अब यहाँ पर एक बात और समझे ध्यान से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या यूनिट होगी, यूनिट क्या होगी मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है बच्चों न्यूटन पर कूलम। तो एरिया होता है बच्चों मीटर स्क्वायर, यानी कि यूनिट हो जाएगी हमारे पास में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इसको बोल सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसको बोल सकते हो। दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप चाहो तो आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी बता सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होगा। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ठीक। डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप बता सकते हो इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्लियर आ रहा है बच्चों, दिखाई दे रहा है, ओके बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। चलो बच्चों इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए मेरे को, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने आपको बताया हुआ ये तो पहले ही, क्या होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इनटू एरिया होता है। तो यहाँ से फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mlt की पावर -2, एरिया होता है साइड इंटू साइड मतलब एल स्क्वायर बाय चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT, क्या होता है AT, क्या होता है AT। बोलो क्लियर है बात है, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा बच्चों, ये दिखाई दे रहा है। चलो यहाँ से इसको रीअरेंज करना बच्चों, क्या आएगा, अच्छा ये आएगा m, ठीक, L और L स्क्वायर हो जाएगा L3, ठीक है, t को ऊपर ले जाओ, t की पावर -1 और -2 ऑलरेडी है तो t की पावर -3
और ए को ऊपर ले जाओगे तो ए की पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। याद रहे ये कैसी क्वांटिटी आपके पास में एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती बच्चों। ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। जैसे मैं एक सिंपल सी बात पूछता हूं, एक क्वेश्चन है मेरे पास में, ये क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। एक चार्ज, कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है बच्चों, चार्ज पार्टिकल ऑफ क्यू, जिसकी वैल्यू क्यू है, ठीक है। और वो कहां पर रखा हुआ है? इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, जिसकी रेडियस आर है, जिसकी रेडियस आर है। तो क्वेश्चन ये है बच्चों, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा उसके थ्रू फ्लक्स आपको बताना है। अब सिंपल सी बात देखिए, मान लेते हैं अपने पास में ये एक स्फीयर है बच्चों, ये एक स्फीयर है। अब इसके बिल्कुल सेंटर पर यहां पर कोई चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वैल्यू +q है, जिसकी वैल्यू +q है। अब आप सबको पता है अगर यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये एक स्फीयर है, ये क्या अपना स्फीयर है, तो पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे निकलती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज इज नॉर्मली आउटवर्ड्स, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे। आप ऐसा सोचो बच्चों, आप ऐसा सोचो कि मेरे पास में ऐसा सोचो एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है और इस स्फीयर के सेंटर पर चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज में फील्ड लाइंस निकल रही हैं इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। इन द ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस फील्ड लाइंस निकल रही हैं ऐसे। तो सरफेस एरिया होगा हमारे पास स्फीयर का, उस स्फीयर जो स्फीयर का जो सरफेस एरिया, उस सरफेस एरिया को चीरती हुई फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, बाहर तो निकलेंगी ना सरफेस एरिया में से। तो उस सरफेस एरिया में से फ्लक्स क्या होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो मैंने काम किया बच्चों, इस सरफेस पर जो क्लोज सरफेस एरिया है इसके ऊपर एक छोटा सा एरिया कट कर लेते हैं, ये वाला एरिया मान लेता हूँ DA, और यहाँ पर जो DA होगा, DA वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी? अगर आप मानो एक स्फीयर है मेरे पास में और इस स्फीयर के ऊपर एक छोटा सा एरिया कट कर लिया हमने, ये पूरा एक सरफेस एरिया 4πr², उसको छोटा सा एरिया कट कर लिया। तो उस एरिया की एक छोटा सा एरिया, मान लो एक पूरा स्फीयर था, उस स्फीयर पर छोटा सा एरिया जैसे, तो एरिया वेक्टर डायरेक्शन किधर होगी? नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस बट इन आउटवर्ड डायरेक्शन, कुछ इस तरीके से होगी। तो यहाँ पर एक छोटा सा एरिया DA है, तो DA वेक्टर की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से जाएगी। अब यहाँ पर, अब इसमें से बहुत सारी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, जैसे बहुत सारी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो ऐसे फील्ड लाइंस जा रही होंगी, ऐसे जा रही होंगी, ऐसे जा रही होंगी, ठीक है, ऐसे जा रही हैं, ऐसे ऐसे फील्ड लाइंस जा रही है। क्या ये फील्ड लाइंस सिर्फ इसी एरिया में से जा रही? नो, फील्ड लाइंस पूरे सरफेस एरिया को चीर के जा रही हैं। तो मैं तो इस छोटे से सरफेस एरिया के थ्रू पहले फ्लक्स लिखना चाहता हूं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों? वो होता है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस छोटे से एरिया के थ्रू फ्लक्स में मान लेता हूं थोड़ा सा d∅। फॉर्मूला क्या हो जाए? E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। अगर यहां पर ये DA वेक्टर है, ये छोटा सा एरिया है, देखिए ध्यान से, ये अपना एक स्फीयर था, इस स्फीयर के ऊपर आपने यहाँ पर एक छोटा सा एरिया जो आपने कट किया, यहाँ पर ये छोटा सा एरिया कट किया आपने, ये वाला एरिया, यहाँ पर इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर है। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछूं तो इसके सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। और एक बात और, ये चार्ज सेंटर पर है तो इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पर, इस स्फीयर के सरफेस एरिया के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होगी।
क्यों? क्योंकि हर पॉइंट चार्ज से कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर। खैर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर ही है बच्चों। तो इस छोटे से एरिया के थ्रू हमने फ्लक्स निकाल लिया। क्या निकाल लिया? फ्लक्स। समझ रहे आप? ये मेरे पास में एक स्फीयर है, इसके ऊपर एक छोटा सा एरिया कट कर लिया, ये वाला एक छोटा सा एरिया। इसका डीए वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी। अगर इसके सेंटर पर कोई पॉजिटिव चार्ज है क्यू, तो इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही होगी। क्लियर? तो अब इस छोटे से एरिया में कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, क्या यहां का फ्लक्स होगा वो निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस एरिया, तो वो होगा ये। और डी फाई इज इक्वल टू लिखा जा सकता ई डी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही है, एरिया वेक्टर भी इधर ही है, दोनों के बीच एंगल 0। कोस 0 होता है बच्चों 1। अब ये तो एक छोटे से एरिया के थ्रू फ्लक्स निकाला, मेरे को तो टोटल फ्लक्स निकालना ना। मेरे को क्या निकालना है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इस पूरे स्फीयर के सरफेस एरिया। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? आप समझ गए हो कि cos 0 1 होता है, तो आपको करना चाहिए इंटीग्रेट इसको। इंटीग्रेट, यहां पर सरफेस एरिया को इंटीग्रेट कर देना चाहिए। अब छोटा सा एरिया के थ्रू फ्लक्स डी फाई है, यहां पर भी एक छोटा सा एरिया मान लेते हैं, उसके थ्रू फ्लक्स भी डी फाई होगा। छोटा सा एरिया यहां पर मान लेते हैं, तो पूरे सरफेस एरिया के ऊपर डी फाई निकाल लेते हैं और सबको ऐड कर देते हैं। एंड डी फाई जे सॉरी फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्ट ऐड कर दिया जाता है। तो पूरे सरफेस एरिया के थ्रू फ्लक्स निकालना है, तो सरफेस एरिया को इंटीग्रेट करो। और यहां पर इंटीग्रेशन के सिंबल पर मैंने एक सर्कल लगाया। ये सर्कल जो रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों क्लोज सरफेस एरिया को, क्योंकि यहां पर जो स्फीयर का सरफेस एरिया है वो क्लोज सरफेस एरिया, ये बात ध्यान में रखें। तो यहां पर डी फाई का जो इंटीग्रेशन हो गया, यहां पर जो डी फाई है उसका इंटीग्रेशन हो गया फाई, ओके, इजकल टू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने बताया था, सरफेस के हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगा, वैल्यू बाहर आ जाएगी। इंटीग्रेशन किसका बचा? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, और डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों ए। What is the A? A is the area of sphere. A is the area of a sphere, जिसको आप इंटीग्रेट किया। बट हमने यही पता है कि यहां पर ये जो स्फीयर था इसके सेंटर पर Q चार्ज था, तो इसके सरफेस पर R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी जानते हो आप कितनी होती है हमारे पास में, दैट इज KQ/R स्क्वायर, एंड दिस एरिया इज 4πR स्क्वायर। R स्क्वायर ने R स्क्वायर को मार दिया। K की वैल्यू होती है बच्चों 1/4πε0। Q इंटू 4π, तो 4π से 4π कैंसिल हो गया, तो वैल्यू बची हमारे पास में Q/ε0। Q/ε0, तो ये ही आंसर था। अगर आपके पास में कोई भी एक स्फीयर था, मान लो ये कोई भी एक स्फीयर है हमारे पास में, उसके सेंटर पर आपने कोई चार्ज रख दिया, कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज Q/ε0, where Q is the charge enclosed in this sphere and ε0 is electrical permittivity of free space, जिसकी वैल्यू होती है कितनी, याद होती है आपको? याद थोड़ी चाहिए, इसकी वैल्यू पता होगी ना बच्चों, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये वैल्यू होती है इसकी। क्लियर है? नोट कर ले क्वेश्चन को, आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो अब एक क्वेश्चन भी है मेरा, ठीक है, साथ में यहां से एक थ्योरम भी बना लेंगे बच्चों, ठीक है। वो क्या है, जिससे कि हमारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो सके। कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कि हमें कंफ्यूजिंग होगी कि थीटा क्या कंसीडर किया जाए यहाँ पर। जैसे पहली बात तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक क्लोज बॉडी ले लेते हैं। क्लोज बॉडी, कैसी बॉडी ले ली? क्लोज बॉडी। और वो ले लिया मैंने एक सिलेंडर। क्या ले लिया? एक सिलेंडर। एक सिलेंडर ले लिया है, और जिसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, मान लो ए है क्रॉस सेक्शन एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे यहाँ से एंटर कर रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस तरीके से, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर यहाँ से निकलेंगी बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो यहाँ से निकलेंगी, ऐसे निकल रही हैं, ऐसे निकल रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि ऐसा सोचो कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक क्लोज बॉडी को रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ की मान लेता हूँ ए, कितनी मान लेता हूँ? ए। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक क्लोज बॉडी को हमने रखा हुआ है,
तो क्वेश्चन है फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉडी। तो आपको फ्लक्स निकालना है। रियल में मैंने क्या किया, जो ये सिलेंडर है इसका जो सरफेस एरिया उसको 3 पार्टों में तोड़ दिया। फर्स्ट दिस इज दिस सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर एंड दिस करोड सरफेस एरिया, 3 पार्टों में। देखिए एक तो ये हो गया, एक ये हो गया जो आपको दिखाई दे रहा, एक हो गया इसका करोड सरफेस एरिया। पहले मैं आपको बताता हूं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई 3 मतलब इस करोड सरफेस एरिया के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। करोड सरफेस एरिया के थ्रू फ्लक्स 0 होगा। क्यों होगा मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जो ये करोड सरफेस एरिया ये वाला, ठीक है ना, इसका तो एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस ऐसे होगा ना, ऐसे होगा बिल्कुल। अरे होगा कि नहीं होगा बोलो, करोड सरफेस एरिया थ्रू फ्लक्स ऐसे होगा, नहीं आया क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर होगा, ये से। क्लियर बात? अच्छा भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला वैसे होता क्या हमारे पास में, दैट इज E cos थीटा, थीटा कितना? 90, cos 90 है तो फ्लक्स कितना हो? cos 90 0 होता है ना, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। cos 90 वैल्यू कितनी होती है? 0। कितनी होती है बच्चों? 0। ठीक, तो यहाँ इसके थ्रू फ्लक्स 0 हो गया। अब हम इस एरिया के थ्रू फ्लक्स निकालेंगे, ये वाला 2 वाला 1 के थ्रू निकाल लो। ये इसका अगर एरिया है, ये वाला एरिया की बात कर लेते हैं, इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मल टू दिस सरफेस, इस सरफेस के नॉर्मल एंड इन दिस डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कुछ ऐसे, नॉर्मल टू द सरफेस एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही देख रहे हो आप, फील्ड लाइंस निकल रही हैं इधर ही है। तो इस एंड के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ की E है, इंटू एरिया यहाँ का मान लेता हूँ A है, E cos थीटा, थीटा कितना है? 0। तो यहाँ के थ्रू फ्लक्स जो होगा वो हो जाएगा बच्चों E इंटू ए। दिस इज द मैक्सिमम फ्लक्स। ओके, अब इस सेकंड एरिया के थ्रू फ्लक्स निकाल लेते हैं। ये जो एरिया है, ये वाला एरिया इधर वाला, इस सरफेस, इसके बिल्कुल नॉर्मल इन आउटवर्ड डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी बच्चों वो इधर हो जाएगी। ये जो एरिया था इसका, ये वाला जो एरिया था वही एरिया यहां का होगा। तो यहां का फ्लक्स निकालते हैं। फाई कौन सा? सेकंड पार्ट का एरिया। फ्लक्स का फॉर्मूला E cos थीटा, थीटा है बच्चों 180, क्योंकि एरिया वेक्टर तो इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, दोनों के बीच एंगल कितना हुआ? 180। कितना हुआ? 180। तो cos 180 वैल्यू होती है बच्चों -1। तो फ्लक्स जो आया सेकंड पार्ट के थ्रू -1 पुट करोगे तो माइनस का माइनस EA। जो ये पॉजिटिव फ्लक्स आया, यहां से फील्ड लाइन से निकल रही है, इसको बोलते हैं बच्चों आउटगोइंग फ्लक्स। क्या बोलते हैं? आउटगोइंग फ्लक्स। और ये जो नेगेटिव फ्लक्स यहां से फील्ड लाइन से एंटर कर रही हैं, इसको बोलते हैं बच्चों इनकमिंग फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स बोलते हैं इसको? हम इनकमिंग फ्लक्स बोलते हैं। क्लियर है बात है? तो हमने किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी क्लोज बॉडी रखी हुई है, उस क्लोज बॉडी के सरफेस एरिया के थ्रू फ्लक्स निकाल लिया बच्चों, और वो फ्लक्स आया हमारे पास में φ1 φ2 इस तरीके से कंसीडर किया है। अगर आप नेट फ्लक्स निकालोगे तो नेट फ्लक्स कितना होगा? नेट फ्लक्स आएगा हमारे पास में, वो आएगा बच्चों φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। चलो नेट फ्लक्स कितना है? φ1 की वैल्यू कितनी है? φ1 की वैल्यू E इंटू ए प्लस φ2 की वैल्यू कितनी है? माइनस E प्लस इसकी वैल्यू कितनी है? 0। अगर यहां पर बात की जाए नेट फ्लक्स की, तो देखिए प्लस EA माइनस ये कैंसिल हो गया, तो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू 0। नेट फ्लक्स कितना आया? 0 आया। नेट फ्लक्स 0 आया। यही इंपॉर्टेंट बात थी हमारे पास बच्चों, यही इंपॉर्टेंट बात थी। यानी कि ये बात हम नोट कर लेते हैं कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू
the surface area of closed body is 0। और ये 0 हुआ क्यों? क्योंकि ये कैंसिल हो गए। ये 0 इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि जो यहां पर ये आउटगोइंग फ्लक्स था और इनकमिंग फ्लक्स था वो इक्वल था, एंड दे आर इन नेगेटिव पॉजिटिव तो कैंसिल होने थे, इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ थे, इसलिए 0 हुआ। तो इससे एक बात समझ में आई बच्चों, यहां से एक बात समझ में आई हमें कि कोई भी क्लोज बॉडी को आप किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो हमें एक बात समझ जाना चाहिए कि वहां पर जो इनकमिंग फ्लक्स होगा वही आउटगोइंग फ्लक्स होगा। इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट टर्म, ये हमारे पास में इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स। ध्यान रहे क्लोज बॉडी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? क्लोज बॉडी। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? चलो इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको नोट जरूर कर लें बच्चों, नोट करें, इसको नोट कर लें। ठीक है, हाँ एक बात ये भी हमें जान लेनी चाहिए बच्चों, देखिए किसी भी सरफेस एरिया के थ्रू, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं छोटा सा। उससे पहले एक बात बताता हूँ, किसी भी सरफेस एरिया के थ्रू आपने फ्लक्स पढ़ा अभी फॉर्मूला पढ़ा था अपने E A cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। आप ऐसा सोचो, सबसे पहली बात, अगर आपके लिए थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल 0 का मतलब वे आपस में कैसे पैरेलल। कब हो सकता है? ऐसे देखिए, मान लो अपने पास में ये कोई एक एरिया है और इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही हो जाए, मतलब दे आर पैरेलल हो जाए बिल्कुल, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा? E A cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फ्लक्स जो होगा वो होगा मैक्सिमम। फ्लक्स होगा वो कैसा होगा? मैक्सिमम, जिसकी वैल्यू होगी E A। क्या होगी? E A। क्लियर है बच्चों? दूसरी बात, हमारे पास में अगर थीटा हमारे पास में हो जाता है 90 डिग्री, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, तो उस टाइम पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा E A cos थीटा। थीटा इज 90 डिग्री, cos 90 0 होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होने का मतलब उस एरिया में से कोई भी फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही हैं। आप ऐसा सोचो, देखिए ऐसा मान लो मैं आपसे बोल दूं, ठीक है ना, एक सवाल ये है, ठीक है ना, ये कंपटीशन नीट में ही पूछा गया क्वेश्चन है कई बार बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि मैं कहता हूं मेरे पास एक सर्कल है, मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल में ये सर्कल का सेंटर हो गया, ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से पास हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल बना रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ की E मान लेता हूँ, रेडियस R है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एरिया ऑफ सर्कल? बोलो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? ऑप्शन ए हमारे पास में वैल्यू होगी E A cos थीटा, ऑप्शन बी वैल्यू होगी E A cos 180 माइनस थीटा, ऑप्शन सी होगा हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0, डी हमारे पास में होगा नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ऑप्शन बोलो क्या होगा? जल्दी सोचें, जल्दी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? सोच लिया? तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा यहाँ पर 0। ये ऐसी फील्ड लाइंस मैंने नहीं शो की है बच्चों कि सर्कल हो फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं, ऐसा तो नहीं शो किया है मैंने बच्चों, ऐसा तो शो मैंने नहीं किया ऐसे जैसे फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हूँ और इस एरिया को चीर करके जा रही हूँ। ये थोड़ी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, ऐसे थोड़ी फील्ड लाइंस। ऐसा मानो आप जैसे ये मेरे पास में एक सर्कल है, ये सर्कल है, समझ रहे हो आप? सर्कल एरिया वेक्टर इस एरिया के नॉर्मल होगा इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, कोई भी फील्ड लाइंस इस एरिया में से पास नहीं हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ का 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। ध्यान रहे, अगर
यहां पर एरिया वेक्टर किधर होगा, इस सर्कल का एरिया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो बोर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाई इन द प्लेन ऑफ दिस सर्कल। सर्कल का जो प्लेन है ऐसा, जो सरफेस एरिया है उसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, बट इसका एरिया वेक्टर तो इधर है। अब फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है तो एंगल कितना 90, तो यहाँ का फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, 0। कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है बात है, ये बात ध्यान में रखनी है आपको। हाँ, तीसरा केस एक ये भी है कि मान लो आपके पास में थीटा की वैल्यू 180 दे दी जाए। कितनी दे दी जाए, जैसे कि अभी अभी किया था आपने। अगर थीटा इज इक्वल टू 180 है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी ई ए, फ्लक्स वैल्यू हो जाएगी ई ए कॉस थीटा, एंड थीटा इज 180 डिग्री। मतलब 180 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल है। अगर एंटी पैरेलल है तो फ्लक्स कितना आएगा, माइनस ही है। इसको बोलते हैं इनकमिंग फ्लक्स। मतलब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया के अंदर एंटर कर रही हैं। क्या कर रही हैं, एंटर्स कर रही है। मेरी बात क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है, एंटर। यूनिट मैंने आपको बताई स्केलर क्वांटिटी है। वीडियो को पॉज करिए बच्चों और इसको नोट करिए, ठीक है। और जो मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी क्लोज बॉडी को रखोगे तो उस क्लोज बॉडी के सरफेस एरिया के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 क्यों होती है, मैंने आपको बताया, क्योंकि उस केस में इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स इक्वल हो जाता है। इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स इक्वल हो जाता है। चलो एक सवाल को कर लेते हैं बच्चे, क्वेश्चन कर लेता हूं मैं, ठीक है ना। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, कौन सा सरफेस, कौन सा, कराउड सरफेस एरिया, कराउड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर ले लेते हैं, उसके कराउड सरफेस एरिया के थ्रू आपको फ्लक्स निकालना है। डायग्राम आपको मैं बना के दे दे रहा हूं, देखिए। जैसे ये क्या है आपके पास में, एक स्फीयर, क्या है कि स्फीयर, मेरे को हेमिस्फीयर लेना है। क्लियर है, ये आपका एक कोई हेमिस्फीयर हो गया, होलो हेमिस्फीयर है, ये भी ध्यान में रखिए। कैसा है, होलो हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रही थी, आप सोचें इस तरीके से, कैसे भी ले सकते हैं आप, ऐसे ले लेते हैं, कुछ एंगल पे ही ले लेते हैं, चलो ठीक है। ऐसे जा रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं बच्चों, ठीक है ना। इस तरीके से एंटर कर रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे एंटर कर रही हैं, और वो फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रही हैं। अब फील्ड लाइंस इस तरीके से, इस तरीके से, ये फील्ड लाइंस यहाँ से ऐसे, ये फील्ड लाइंस ऐसे, इस तरीके से ये फील्ड लाइंस ऐसे। क्लियर है, समझ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर ये एक हेमिस्फीयर का सेंटर मान लेते हैं तो ये एंगल मैं एक टाइम के लिए मान लेता हूँ 30 डिग्री। कितना मान लेता हूँ, 30 डिग्री। समझ आ रही बात, क्वेश्चन समझ में आया। आप ऐसा सोचो, मेरे पास एक हेमिस्फीयर ऐसा, ठीक है, नीचे सर्कल है, होलो है, यहाँ से फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं कुछ ऐसे, ठीक है ना, ऐसे यहाँ से निकल रही। तो इसके कराउड सरफेस एरिया में से, ये जो हेमिस्फीयर का कराउड सरफेस एरिया, यहाँ से फील्ड लाइंस निकल रही हैं, जिसका सरफेस एरिया होता है 2πr², यहाँ से निकल रही हैं, ठीक है ना। पूरे स्फीयर का 4πr² होता है, 2πr² में फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पर फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करें, अभी क्लोज बॉडी भी नहीं है कि इनकमिंग फ्लक्स इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स कर दिया जाए। एक बात ध्यान से देखें, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये जो सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया बिल्कुल नॉर्मल एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी हो, यहाँ पर देखिए तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी होगी, यहाँ पर देखिए तो ऐसी होगी। तो यहाँ पर कुछ एंगल है, यहाँ पर कुछ एंगल है, यहाँ पर कुछ एंगल है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट है। तो आप कैसे फ्लक्स निकालोगे यहाँ का, अगर आपको एंगल पता होता, कांस्टेंट होता, तो फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा लगा सकते थे, बट यहाँ पर नहीं लगा सकते।
बट एक बात ध्यान से देखिए, जो इसका अगर मैं कंसीडर कर लूँ कि जो हेमिस्फीयर है वो क्लोज, नीचे से बंद मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, बंद। अब ये क्लोज हेमिस्फीयर हो गया, तो इनकमिंग फ्लक्स इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स। तो आउटगोइंग फ्लक्स आपको निकालना, हम क्यों ना इनकमिंग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। क्लोज मान लिया ना मैंने, इसको मान लेते हैं क्लोज। तो ये जो नीचे का जो एरिया है देखिए ये वाला, इसका जो एरिया वेक्टर है वो इधर है, दिस इज द एरिया वेक्टर ऑफ दिस हेमिस्फीयर। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे एंटर कर रही हैं इसके अंदर से, ऐसे यहाँ से ऐसे आ रही, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ऐसे फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, यानी कि ये एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है। पहली बात तो ये है। तो क्या आप इनकमिंग फ्लक्स निकाल सकते हो? इनकमिंग फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ए इज द एरिया, कॉस थीटा, थीटा कितना है 30 है क्या, 9। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है बच्चों थीटा। अब देख रहे हो आप, एरिया वेक्टर तो ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे है, तो आपको जो एंगल लेना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर और ए वेक्टर की डायरेक्शन के बीच का एंगल ये लेना है। बट आपको तो ये दे रखा है, कितना है 30, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 30। तो यानी कि एंगल जो होगा यहां पर 180 माइनस 30 होगा, 180 माइनस थीटा होगा बच्चों। क्लियर है, समझ आ रही है। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, और 180 पेरेंट्स एंगल पर कभी भी कॉस चेंज नहीं होता बच्चों। तो फ्लक्स की वैल्यू आई, इनकमिंग फ्लक्स है ई ए कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस का कॉस थीटा। कॉस 30 वैल्यू होती है √3/2, यहां पर वैल्यू रखेंगे तो माइनस √3/2 ई ए इज वॉट, अगर मैं इस हेमिस्फीयर की रेडियस r कंसीडर कर लूं तो एरिया हो जाएगा दैट इज πr², क्योंकि हमें तो ये एरिया लेना पड़ेगा ना, ये वाला एरिया, ठीक है। दिस इज द इनकमिंग फ्लक्स। अगर आपको ये क्लोज हेमिस्फीयर मान रहे हो तो इनकमिंग फ्लक्स ये होगा। तो इनकमिंग फ्लक्स ये है, तो आपको तो आउटगोइंग फ्लक्स निकालना था, तो वो कितना हो जाएगा √3/2 ई into πr²। This is the electric flux through the curved surface area of this hemisphere। हेमिस्फीयर के curved surface area के थ्रू ये आपका फ्लक्स हो जाएगा। बच्चों समझ आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके, अच्छा एग्जाम्पल था, इसको नोट जरूर कर लें। आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आ रहा होगा, आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ आ रहा होगा। तो ये तो था हमारे पास में बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। चाहो तो आप एक एग्जांपल और ले सकते हो। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर और एग्जांपल ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर और एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखिए जैसे मैं आपसे कहता हूं, मैं आपसे बोलते हैं, जैसे ऐसे कई बार ऐसे भी दे देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपको दे देता है 10, यानी कि ऐसा मानो कि 5 × 10⁻² न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। और क्या दे, मतलब आपको ऐसा सोचो, आप ये वैल्यू ऐसे ही दे सकता है, मतलब ऐसे सोचो 3i कैप + 4j कैप न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और कोई भी एरिया है जिसकी वेक्टर वैल्यू दे रखी है 2i कैप प्लस में बच्चों j कैप - k कैप, ठीक है। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है इस एरिया के थ्रू। आई बिल्कुल आसान। तो एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू बच्चों होता है हमारे पास में होता ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो आई हमारे पास में ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई की वैल्यू आप जानते हो कितनी है आपके पास में 3i कैप + 4j कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर के साथ जो वैल्यू दे रखी है 2i कैप प्लस में j कैप - k कैप। अब डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट तो आपको सिंपली करना आता ही है। तो बताइए मेरे को कितनी वैल्यू आई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, i डॉट i तो 1 होता है, छोड़ो, 4 j का j के साथ 4 × कितना 1 4 हो जाएगा। अब k कैप तो है ही नहीं 0, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई 10 Nm² पर कूलम। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस एरिया। कहने का मतलब अगर आपको वेक्टर्स में दे रखी है, वेक्टर फॉर्म में दे रखी है,
तो भी आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हो, तो भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बच्चों कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आ रही बात, क्लियर, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका बच्चों वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद अगर नंबर आता हमारे पास में तो वो है बच्चों हमारे पास में गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो गॉस थ्योरम नेक्स्ट टॉपिक है आपका बच्चों, गॉस थ्योरम, ठीक है। तो गॉस थ्योरम को हम बच्चों कल पढ़ाते हैं, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।